अंश पूंजी के अंकेक्षण की प्रक्रिया। इसमें हमने अंश पूंजी का अंकेक्षण किस प्रकार करते हैं, अंकेक्षक को इसके लिए किस प्रकार की तैयारी करनी चाहिए, इसके बारे में कुछ प्रक्रिया हमने अपने पहले वाले लेक्चर में समझी थी, जिसमें हमने देखा था क्या एक अंकेक्षक को किसी कंपनी की अंश पूंजी का अंकेक्षण करते समय जो प्रोसेस अपनाना चाहिए, उसमें पहला था विभिन्न प्रलेखों, खातों एवं पुस्तकों की जांच। और जिन अंशों का रोकड़ के लिए निर्गमन करते हैं उसका अंकेक्षण करने के लिए हमने देखा था कि प्रार्थना पत्रों की जांच करनी चाहिए, आवंटन की जांच करनी चाहिए, चेक ऑफ कॉल्स याचना की जांच और कुछ अन्य ड्यूटीज़। अगर अंशों का निर्गमन रोकड़ के स्थान पर अन्य प्रतिफल के लिए किया जाए तो उनका किस प्रकार चेकिंग करेंगे, ये भी हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में समझा था। यानी यदि अंशों का निर्गमन विक्रेता को किया जाए या अंडरराइटर्स को किया जाए या प्रमोटर्स को किया जाए तो किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। आज के हम लेक्चर में कुछ अन्य प्रकार के निर्गमन के बारे में अंकेक्षण की बातों को समझ रहे हैं, जिसमें है सबसे पहले अधिमूल्य पर अंशों का निर्गमन या इशू ऑफ शेयर्स ऑन प्रीमियम। यदि कंपनी अंशों को अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर जारी करती है तो ऐसा निर्गमन अधिमूल्य पर निर्गमन कहलाता है। सेक्शन 52 के अकॉर्डिंग अधिमूल्य पर अंशों के निर्गमन का उपयोग पूर्णदत्त बोनस अंशों के निर्गमन, प्रारंभिक व्ययों को अपलिखित करने, अंशों एवं ऋण पत्रों के निर्गमन पर व्यय, कमीशन या बट्टे को अपलिखित करने, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स या डिबेंचर्स के शोधन पर चुकाए जाने वाले प्रीमियम के आयोजन हेतु किया जा सकता है। इसके संबंध में अंकेक्षक के कर्तव्य इस प्रकार हो सकते हैं। सबसे पहले उसे प्रलेखों की जांच करनी चाहिए, यानी पार्षद सीमा नियम, अंतर नियमम एवं संचालकों की सूक्ष्म पुस्तक का निरीक्षण करना चाहिए और यह भी देखना चाहिए कि अंशों के अधिमूल्य पर निर्गमन पूर्ण अधिकृत है या नहीं, अधिमूल्य की दर क्या है। सेक्शन 52 का पालन करना चाहिए। सेक्शन 52 में जो भी शर्तें दी गई है उनका पालन किया गया है या नहीं, यह अंकेक्षक को देखना चाहिए। इसी प्रकार अंकेक्षक को अधिमूल्य की रकम के उपयोग के संबंध में कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। उसको ये देखना चाहिए कि रकम का उपयोग अधिनियम एवं अंतर नियमों के अनुसार किया गया है अथवा नहीं। अंकेक्षक को ये भी देखना है कि इनको चिट्ठे में सही प्रकार से दिखाया गया है, यानी चिट्ठे में सही निरूपण किया गया है या नहीं। इस अधिमूल्य की राशि को चिट्ठे में दायित्व पक्ष में संचय एवं आधिक्य के शीर्षक में दिखाया गया है या नहीं, इसकी अंकेक्षक को जांच करनी होती है। यदि अंशों का निर्गमन बट्टे पर किया गया हो, डिस्काउंटेड रेट पे किया गया हो, तो उसके अंकेक्षण के नियमों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। कंपनी अधिनियम 2013 के लागू होने से पहले एक कंपनी अंशों का बट्टे पर निर्गमन तभी कर सकती थी जब साधारण सभा में तथा कंपनी प्रस्ताव पारित कर लिया हो या कंपनी लॉ बोर्ड की सहमति ले ली हो। कटौती दर 10% से अधिक की नहीं हो सकती है। व्यापार प्रारंभ करने के अधिकार के 1 वर्ष के बाद ही इसका निर्गमन किया जा सकता है और निर्धारित अवधि में निर्गमन और पूर्व निर्गमन के श्रेणी के अंश आदि भी हो सकते हैं। इसके लिए अंकेक्षक के कर्तव्य इस प्रकार हैं। सेक्शन 79 का पालन। अंकेक्षक को देखना चाहिए कि कंपनी अधिनियम 1956 की सेक्शन 79 का पालन किया गया है या नहीं। कंपनी के अंकेक्षक को अंतर नियमों का अध्ययन कर उसकी व्यवस्थाओं की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए और यह देखना चाहिए कि उनका पालन किया गया है अथवा नहीं।
अंकेशक को साधारण सभा द्वारा पारित प्रस्ताव की जांच करनी चाहिए और कंपनी लॉ बोर्ड की स्वीकृति भी देखनी चाहिए। अकाउंट्स की चेकिंग, अंकेशक को ये देखना चाहिए कि बट्टे की राशि को पृथक खाते में दर्शाया गया है और इस राशि को किस प्रकार अपलिखित किया गया है। चिट्ठे में निरूपण, बट्टे की वह राशि जो अपलिखित नहीं हुई है उसे कंपनी के बैलेंस शीट में विविध खर्चे शीर्षक के अंतर्गत दर्शाया जाना चाहिए। त्रुटियों की सूचना प्रतिवेदन में देना, यदि अंकेशक को यह विश्वास हो कि अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है तो इसकी सूचना अंशधारियों को देनी चाहिए तथा इसका उल्लेख अपने प्रतिवेदन में भी करना चाहिए। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 53 सब सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग कोई कंपनी बट्टे पर अंशों का निर्गमन नहीं कर सकती है स्वैट अंशों के अतिरिक्त। इसलिए अगली बात हम कर रहे हैं स्वैट समता अंशों के निर्गमन के लिए। स्वैट समता अंशों का तात्पर्य उन अंशों से है जो एक कंपनी अपने कर्मचारियों अथवा संचालकों को कटौती पर निर्गमित करती है या रोकड़ के अतिरिक्त अन्य किसी सेवा जैसे तकनीकी ज्ञान आदि के प्रतिफल के रूप में निर्गमित करती है। इसके लिए अंकेक्षण के लिए जो प्रावधान है वो इस प्रकार है। विशेष प्रस्ताव, अंकेशक को ये देखना चाहिए कि स्वैट क्षमता अंश कंपनी की सामान्य सभा में पारित किए हुए विशेष प्रस्ताव के द्वारा अधिकृत है या नहीं। विशेष प्रस्ताव में उल्लेख, विशेष प्रस्ताव में इन अंशों की संख्या, चालू बाजार मूल्य, प्रतिफल आदि कोई हो एवं संचालकों अथवा कर्मचारियों के वर्ग या वर्गों का उल्लेख होना चाहिए जिनको ये क्षमता अंश निर्गमित किए गए हैं। समय सीमा, निर्गमन की तिथि पर कंपनी के व्यापार प्रारंभ करने की तिथि से 1 वर्ष से कम का समय नहीं होना चाहिए। सेबी के निर्देश, कंपनी के स्वैट क्षमता अंश जिसके क्षमता अंश मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं उनको इसके संबंध में सेबी के द्वारा बताए गए निर्देशों के अनुसार निर्गमन करना चाहिए। इसके बावजूद किसी कंपनी के संबंध में जिसके क्षमता अंश लिस्टेड नहीं हैं उन निर्देशों के अंतर्गत निर्गमित किए जा सकते हैं जो इस संबंध में निर्धारित किए गए हैं। अधिकार अंशों का निर्गमन, सेक्शन 62 के अकॉर्डिंग कंपनी अधिकार अंशों का निर्गमन कर सकती है बशर्ते कि अंश वे अधिकार अंश अंश पूंजी के अनुपात में हो, ऐसे अंशों के प्रस्ताव की सूचना दी हो, अंतर्नियमों के विपरीत व्यवस्था न हो, अवधि समाप्त होने अथवा अस्वीकृति की सूचना प्राप्त होने पर संचालक कंपनी के हित में अंशों को किसी भी पक्ष को बेच सकते हैं। इस संबंध में अंकेशक के कर्तव्य इस प्रकार हैं। अंतर्नियमों का अध्ययन, कंपनी अंकेशक को अधिकार अंश के संबंध में अंतर्नियम में दी गई व्यवस्था का अध्ययन करना चाहिए और यह देखना चाहिए कि उनका पालन किया गया है अथवा नहीं। नोटिस की जांच, अंकेशक यह देखे कि सेक्शन 62 के अकॉर्डिंग सामान्य अंशधारियों को दिए गए नोटिस द्वारा प्रस्ताव कम से कम 15 दिन पूर्व भेजे गए हैं अथवा नहीं। अन्य व्यक्तियों को निर्गमन की जांच, यदि नए अंशों का निर्गमन वर्तमान समता अंशधारियों के अलावा किसी को किया गया है तो साधारण सभा का प्रस्ताव एवं केंद्रीय सरकार की अनुमति की जांच करनी चाहिए और समता अंश या अधिमान अंश के बैलेंस की भी जांच करनी चाहिए। याचना पर प्राप्त पेशगी राशि, सेक्शन 50 के अकॉर्डिंग कंपनी को अंशों पर अयाचित राशि को पेशगी में प्राप्त करने का अधिकार है, किंतु इसके लिए किसी सदस्य को मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। यदि कंपनी इसे स्वीकार करती है तो कंपनी को 6% की रेट से इंटरेस्ट देना होगा।
इसके संबंध में अंकेशक को इस प्रकार ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले अंकेशक को अंतर नियमों का अध्ययन करके ये देखना चाहिए कि इस प्राप्ति के संबंध में अधिकार और देय ब्याज की जानकारी ले लेनी चाहिए। पुस्तकों में लेखों की जांच, अग्रिम प्राप्त मांग राशि का मिलान अग्रिम प्राप्त मांग राशि खाते एवं रोकड़ बही के लेखों से करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि संबंधित सभी प्रविष्टियां खाता बहियों में की जा रही है। उसे भुगतान की गई ब्याज की रकम का प्रमाणन खाता बही और रोकड़ बही के लेखों से करना चाहिए। बैलेंस शीट में दिखाना, प्राप्त की गई अग्रिम राशि अंश पूंजी का भाग नहीं होती, अतः चिट्ठे के दायित्व पक्ष में चालू दायित्व शीर्षक के अंतर्गत अग्रिम प्राप्त राशि को प्राप्त मांग राशि के नाम से इनको दिखाया जाता है। बकाया मांग राशि या कॉल्स इन एरियर्स, जब कंपनी के अंशधारी याचना पर मांगे हुए धन का भुगतान नहीं करते हैं तो यह बकाया मांग राशि कहलाती है। कंपनी के संचालक और प्रबंध संचालक से भी हो सकती है, जिसको चिट्ठे में अलग से दिखाना चाहिए। प्राय अंतर नियमों में से बकाया मांग राशि पर ब्याज लेने का अधिकार दिया हुआ है। इस संबंध में अंकेशक को इस प्रकार चेकिंग करनी चाहिए। सबसे पहले अंतर नियमों का अध्ययन, अंकेशक को अंतर नियमों का अध्ययन करके ये देख लेना चाहिए कि संबंधित क्या प्रावधान है। यदि कंपनी सारणी अ का प्रयोग करती है तो उसका पालन किस सीमा तक किया गया है। लेखों की जांच करके ये देखना चाहिए कि बकाया मांग राशि के लिए अलग से खाता नहीं खोला जाता। आवंटन खाते एवं मांगी गई याचनाओं के खातों का बैलेंस ही बकाया मांग राशि दिखाता है, इसलिए इसका मिलान सदस्यों के रजिस्टर से भी किया जा सकता है। यदि बकाया मांग पर ब्याज वसूला जाता है तो अंकेशक को ब्याज के खातों की जांच करनी चाहिए। बैलेंस शीट में दिखाने के लिए बकाया मांग राशि को पूंजी में से घटाकर दिखाया जाता है, इसलिए अंकेशक को देखना चाहिए कि संचालकों एवं प्रबंध संचालकों एवं अंशधारियों से प्राप्त अप्राप्त राशि स्पष्ट रूप से अलग अलग दिखाई गई है या नहीं। अभिगोपन कमीशन एवं दलाली, सेक्शन 65 के अकॉर्डिंग अभिगोपन कमीशन एवं दलाली कंपनी के अंतर नियमों के अंतर्गत अधिकृत हो। इनकी दरें अंतर नियमों में दी गई दरों अथवा अंशों एवं ऋण पत्रों के निर्गमन मूल्य के क्रमशः 5% to 5%, जो भी दोनों में से कम हो, उससे अधिक नहीं होनी चाहिए और इस राशि का उल्लेख प्रविवरण या स्थानापन्न विवरण पत्र में करना चाहिए। अभिगोपन कमीशन अभिगोपित पूंजी की राशि पर दिया जाता है। इसके संबंध में अंकेशक के कर्तव्य इस प्रकार है। अंतर नियमों का अध्ययन, अभिगोपन कमीशन एवं दलाली के भुगतान का प्रमाणन करने के लिए अंकेशक को अंतर नियमों का अध्ययन करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि कंपनी को इस प्रकार के कमीशन देने का अधिकार है अथवा नहीं। कॉन्ट्रैक्ट की जांच करके अभिगोपकों या दलालों के साथ किए गए कॉन्ट्रैक्ट की जांच करनी चाहिए। प्रविवरण की जांच, अंकेशक को कमीशन की राशि, अंशों एवं ऋण पत्रों की संख्या की जांच करने के लिए देखना चाहिए कि इन्हें प्रविवरण में दिखाया गया है अथवा नहीं। लेखों की जांच, दलालों एवं अभिगोपकों को दिए गए कमीशन की रसीदों की जांच करके दलाली की राशि के भुगतान का प्रमाणन करने के लिए प्रार्थना पत्रों की भी जांच करनी चाहिए। चिट्ठे में निरूपण, अभिगोपन कमीशन एवं दलाली पूंजीगत व्यय है जिसको ग्रेजुअली राइट डाउन किया जाता है, अतः अंकेशक को ये देखना चाहिए कि जो कमीशन अपलिखित नहीं हुआ है उसे चिट्ठे में सही प्रकार दिखाया गया है अथवा नहीं। सूक्ष्म पुस्तक की जांच, यदि अभिगोपन कमीशन का भुगतान
अंशों के रूप में दिया जा रहा है तो यह देखना चाहिए कि उचित अनुबंध रजिस्ट्रार के पास फाइल कर दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त अंशों के निर्गमन के लिए संचालक सभा की सूक्ष्म पुस्तक की जांच करनी चाहिए। धन्यवाद।